हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपकी बुक बी का सबसे पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने फर्स्ट से लेकर 8 चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर पूरी तरीके से पढ़ लेने वाले हैं एंड इन डेप्थ नॉलेज में एंड इन डेप्थ में हम जाके इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं इंश्योर करता हूं बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आपके लिए ये चैप्टर हार्ड नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बच्चों, फर्स्ट से लेकर 8 चैप्टर जो हमने पार्ट ए में पढ़े थे उसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमको कैसे वर्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना होता है। तो अब हम इस पार्ट में फाइनेंस को मैनेज करना सीखेंगे। क्या फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, कैसे यूटिलाइज होगा, ठीक है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे फाइनेंस को, कैसे हम हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये सारे डिसीजंस, ये सारी बातें कहाँ पे आ जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आ जाती है। यहाँ पे हम फाइनेंसेस का मैनेज कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे थे, हम लोगों का मैनेज कर रहे थे कि कैसे लोग प्लेस होंगे, कैसे लोग काम करेंगे, कैसे लोगों को, है ना, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसके लिए हम वर्क स्टडी कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, कंट्रोलिंग सिस्टम्स लगा रहे थे, स्टाफिंग लगा रहे थे। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सब कुछ काम करेंगे जिससे हमारा फाइनेंस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हो एंड करेक्ट तरीके से वो फंड्स यूटिलाइज्ड हो पाए। सबसे पहले बच्चों याद रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना, ये सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके बाद फॉलो होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप बोल सकते हो कि यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, रिस्क को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करना, ठीक है ना, बिजनेस शॉक्स को टैकल करना, ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो बच्चों याद रखना कि शेयर होल्डर्स वेल्थ क्यों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये बच्चों यही चीज याद रखना। देखो क्या होता है कि शेयर होल्डर का जो पेमेंट किया जाता है ना, वो सबसे एंड में पेमेंट किया जाता है। जब सब कुछ पे हो जाता है, इंटरेस्ट पे हो जाता है, टैक्स पे हो जाता है, और जो फिर हमारे पास प्रॉफिट बचता है जो सोलली या तो हमारे लिए होता है या तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, या फिर हम लोगों को, हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो प्रॉफिट हमारे पास रहता है बिल्कुल एंड में, सब कुछ खर्चा पानी निकालने के बाद, उस प्रॉफिट को हम थोड़ा थोड़ा करके, है ना, लोगों में बांट देते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड कुछ प्रॉफिट हम हमारे पास रिटेन कर लेते हैं। तो उस रिटेन करे गए प्रॉफिट को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स को हम बोलते हैं डिविडेंड्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन चीज जो कंपनी एम करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो ये है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ इंक्रीज हो। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी, मुझे बताओ, सबसे लास्ट पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को। यानी कि हमारे पास इतना पैसा है कि सब कुछ हम पे करने के बाद लास्ट तक पे कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमारे कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर हम सबसे लास्ट वाले को भी पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास इनफ कैश है, इनफ कैश फ्लो है जिससे हम सबका पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जब गुड फाइनेंशियल पोजीशन है, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है एंड इसी ऑब्जेक्टिव से दूसरे दूसरे ऑब्जेक्टिव्स फॉलो होते हैं। मुझे बताओ, अगर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनको फायदा मिलेगा तो ये कंपनी में और पैसा लगाएंगे, जिससे और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी डिमांड हम बूस्ट कर पाएंगे आगे जाके, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। यूटिलाइजेशन, यानी कि क्यों शेयर होल्डर्स को क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि हम मनी का यूटिलाइजेशन है, पैसे को
जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। रिस्क एंड कंट्रोल, हम जब हम फाइनेंस की प्लानिंग रखेंगे तो क्या होगा, रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, बिजनेस शॉक्स ज्यादा हमको नहीं लगेंगे। जाता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो लिक्विडिटी है, यानी कि कितनी जल्दी आपके एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, क्यों? क्योंकि हमको पता होगा कि कहां से फाइनेंस हमको लाना है, ठीक है, कितने देर तक हमको फाइनेंस का यूटिलाइज करना है और कब उसको हमको इन्वेस्ट कर देना है, कब उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होगी, तो नॉलेज अगर हमारे पास होगी तो हमको फाइनेंस की कभी शॉर्टेज महसूस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, फाइनेंस हमारे पास हमेशा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है बच्चों। एक चीज याद रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्री के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर इसका स्कोप है, ठीक है ना। इसमें हम कैसे हमको फाइनेंस का अवेलेबिलिटी करानी है, कैसे हम उसको यूज करना है, कैसे आगे एलोकेट करना है, और एलोकेट करे गए फाइनेंस को चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, पूरी प्लानिंग करनी है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है। इस बड़े ट्री के आगे, इस बड़े ट्री के अंडर एक छोटा सा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी कि मुझे बताओ, हमने मैनेजमेंट में प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा, कंट्रोलिंग पढ़ा, ठीक है। तो ये तो क्या है, सब सेट है ऑफ मैनेजमेंट तो पूरा बड़ा है। मैनेजमेंट में हमको तो ओवरऑल चीजों को डिसाइड करना होता है, लेकिन प्लानिंग में हम दो चीज डिसाइड कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में दो चीज हम डिसाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा हमारा, यानी कि कहां से फंड्स हमारे कंपनी के अंदर आएंगे, और दूसरा कि उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ना अंडर पैसा होना चाहिए। ओवर यूटिलाइजेशन यानी कि आइडल कैश हमारे पास नहीं रहना चाहिए। जितना कैश चाहिए, देखो मुझे बताओ, आप मान लो एक वर्कर हो, आपने बोला कि सर मुझको है ना इस पेन को बनाने में या फिर इस मोबाइल को बनाने में मुझे 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो क्या हुआ, आपके मैनेजर ने क्या किया, आपको 1000 रुपीज़ अवेलेबल करा दिए। तो ना ज़्यादा पैसा आपके पास है, ना कम पैसा है, ना ओवर है, ना अंडर है, ना ज़्यादा पैसा है, ना कम पैसा है। तो ये इंश्योर करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कहाँ से फंड्स आएगा, ठीक है। हम डेट से हम लोन लेकर फंड लेंगे या फिर हम इक्विटी को इशू करके फंड लेंगे। बच्चों, इक्विटी इशू आप इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हम कैसे इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, कैसे कंपनी के पास कैपिटल आती है, तो ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। डिबेंचर अभी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो या तो हम लोन से कैपिटल को लेंगे, लोन से पैसा लेंगे। देखो, बिजनेस को करने के लिए आपको फाइनेंस की बहुत जरूरत है, और अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि जो फाइनेंस है वो ब्लड है एक ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड बहुत जरूरी है, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर फाइनेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट्स नहीं कर पाएगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। तो फाइनेंस को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आने के सोर्सेज होते हैं। कैसे हम फाइनेंस को लेकर आएंगे, या तो दूसरों से लोन ले लो, या फिर जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको इशू कर दो, जिससे जो पब्लिक है वो कंपनी को पैसा दे और उस कैपिटल से कंपनी रन करे। तो पहला होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना, कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स, और दूसरा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना फाइनेंस हमको चाहिए, हाउ मच ऑफ फाइनेंस इज नीडेड, और उसकी हम अवेलेबिलिटी हम कराते हैं।
ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हम कराते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में याद रखना है, हमेशा याद रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नैरोअर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी से देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। कलेक्टिंग फंड्स, मैंने बताया फाइनेंशियल प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि फंड्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, क्या सोर्स होगा, लोन से आएंगे या फिर इक्विटी से आएंगे। सेकंड है फोरकास्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हमको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है ये भी तो हम डिसाइड करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना बाजार में जाके बोलेंगे कि हमको पैसा चाहिए, बोलेंगे कितना पैसा चाहिए भाई, पहले पैसा तो बताओ कितना पैसा चाहिए। तो हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करेंगे कि हमको ठीक है, हमको 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है, हमको 1 करोड़ कैपिटल की ज़रूरत है, हमको 2 करोड़ कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे हमको बिजनेस को रन करना है, ठीक है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है। तो हम रिक्वायरमेंट को पहले फोरकास्ट कर लेंगे, उसके बाद हम फंड्स को कलेक्ट करेंगे। थर्ड है हेल्प्स टू फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों सबसे पहले देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी पूरी कैपिटल के अंदर, हमारे फर्म की कैपिटल के अंदर कितना परसेंट तो डेट होगा और कितनी परसेंट इक्विटी होगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ज़्यादा इक्विटी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सब पूरा ही आपने बाजार से लोन उठा रखा है तो वो भी आपको फायदा नहीं है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आपका पेमेंट कहाँ पे जाएगा, डेट को रीपे करने में जाएगा। ज़्यादा इक्विटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर आपके पास ओनरशिप नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ओनरशिप नहीं रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों ही है ना बैलेंस वे में होनी चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे होना चाहिए। पूरा एक हम है ना ढंग से बात करेंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर की हम पूरी ढंग से बात करने वाले हैं। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं, हमको पता होता है कि अच्छा हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है, अब इक्विटी को हमको कम करना है, अब हमको डेट इशू करना है, थोड़ा ज़्यादा डेट को बढ़ाना है। तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करना है, ज़्यादा इक्विटी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ, अवॉइड रिस्क एंड शॉक। मुझे बताओ, जब कैपिटल की, जब फंड्स की आपको नीड है और जब फंड्स ही आपके पास नहीं है तो शॉक्स लगेगा एकदम से। ठीक है, रिस्क हो जाएगी आपको कि अब हम कैसे आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, खर्चा हमारे सामने खड़ा है लेकिन पैसे नहीं है। ठीक है, तो रिस्क है बिजनेस को, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो सकता है, बिजनेस पे ना बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो सकती है, केसेस हो सकते हैं बिजनेस के ऊपर। तो अगर प्रॉपर हमारे पास फंड्स होंगे, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन होगा, करेक्ट टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में वो फंड्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क नहीं होगी। और जो बिजनेस रिस्क है, जैसे मुझे बताओ कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पास फंड्स ही नहीं है कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। ठीक है, तो वो भी आपके लिए गलत होगा। आपका जो प्रोडक्शन है वो स्लोअर होगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आपकी सेल्स कम हो जाएगी। ठीक है, पूरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो फाइनेंस की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कोई भी रिस्क और कोई भी शॉक्स हमको नहीं हो, कई हद तक नहीं हो। ठीक है बच्चों, याद रखना। फिफ्थ है, क्योंकि देखो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं कि हमको आगे कितना फंड्स रिक्वायर होगा, हमको आगे क्या करना होगा, आगे क्या होगा। तो क्या हो रहा है, हम ये लिंक कर रहा है हमको प्रेजेंट को विद फ्यूचर, यानी कि आज हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमको लिंक करता है फ्यूचर से। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। सिक्स्थ है, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। बच्चों जब आपको पता होगा कि हमको कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से चाहिए, किस एक्टिविटी में कितना जाएगा, तो उससे वेस्टेज नहीं होगा, फाइनेंस वेस्ट नहीं होगा, आइडल पड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है ना, फालतू में ही किसी भी एक्टिविटी के अंदर फाइनेंस नहीं लगेगा। देखो बच्चों, फाइनेंस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, जब हम फाइनेंस के बारे में सोचते नहीं है, मुझे बताओ आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो क्या होगा, धीरे धीरे फाइनेंस वो जीरो हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा यार अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है, कैसे खत्म हो गए, है ना। जैसा कभी कभार होता है ना, पॉकेट मनी मिलती है और हमको लगता है कि ठीक है कुछ भी कर लेंगे, कोई हमारी प्लानिंग नहीं होती कि हम क्या करेंगे
कितना सेव करेंगे, कितना हम यूटिलाइज करेंगे, तो क्या होता है वो पूरी पॉकेट मनी ऐसे ही चली जाती है और ऐसा लगता है कि यार इसमें तो हमने कुछ खर्च ही नहीं किया, इसमें तो हमने कुछ हमारे करने के काम कुछ करे ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से नहीं करी जाती। बच्चों जल्दी से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन पढ़ लेते हैं, यानी कि हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को जो कंपनी में होता है उसको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। जितना हो सकेगा अगर हम 2 डिसीजन आज कर पाएंगे तो आज कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 1 डिसीजन देख लेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कि वो डिसीजंस क्या हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर को यानी वो मैनेजर जो हमारे फाइनेंस को मैनेज करेगा, उस मैनेजर को 3 की डिसीजंस अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या लेने होते हैं। जल्दी से हम उन की डिसीजंस को पढ़ लेते हैं। डिसीजन होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, सेकंड डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। बच्चों ये 3 की डिसीजंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। बच्चों जल्दी से देख लेते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या होता है। तो बच्चों इन्वेस्टिंग डिसीजन आपको नाम से पता चल गया होगा, यानी कि फंड मैनेजर सोचता है कि जो अब हमारे पास पैसा है उसको हम कहां पर इन्वेस्ट करें कि हमको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स वहां से हमको मिल सके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन ये सोचेगा कि जो मेरा पैसा है उसको मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट करूं, एसेट्स में इन्वेस्ट करूं, लैंड में, प्रॉपर्टी में, मशीनरी में, कैपिटल में, किस में इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल पाए। देखो बच्चों लिख रखा है वेयर टू इन्वेस्ट टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न। देखो बच्चों इन्वेस्टिंग डिसीजन 2 टाइप के डिसीजंस होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एसेट्स में मैं उसको खर्च करूं, इन्वेस्ट करूं, कोई मशीनरी खरीद लूं, कोई लैंड खरीद लूं, ठीक है, न्यू फैक्ट्री को मैं सेटअप कर लूं, तो वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। मेजरली वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और लॉन्ग टर्म डिसीजंस है ना बच्चों, याद रखना लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होते हैं, बहुत हैवी डिसीजंस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो जब ज़्यादा पैसा लग रहा है ना तो हमको बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है ना, इवेल्युएट करना पड़ता है कि कैसे हम इस डिसीजंस को लेंगे, और हमको बहुत प्रिसाइजली लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए सोचना होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने कोई मशीनरी खरीद ली और वो मशीनरी सेटअप हो रही है तो आप उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे नहीं 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 वापस ले जाओ मशीनरी, मैं तो नहीं खरीदूंगा मशीनरी को, वापस मुझे पैसा दे दो। नहीं, ये इररिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। तो बहुत ही ढंग से आपको ये डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म, है ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन, जिसको हम दूसरे वर्डिंग में बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बच्चों जो भी हमारे पास बिजनेस में, है ना, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको हम अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक है, हम उनको कैपिटल भी बोल देते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन विच इज लॉन्ग टर्म डिसीजन। सेकेंड है शॉर्ट टर्म डिसीजंस, यानी कि हमको कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है, कहाँ से हमको, ठीक है ना, सप्लायर्स ढूंढने हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, और ये सब कुछ चीज़ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। वो डिसीजन होते हैं जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं और इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है। हम क्या करते हैं, जो करंट एसेट्स होते हैं ना, करंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उससे जो भी कैश फ्लो आता है, उससे जो भी इनकम होती है, वो हमारी इनकम होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन की। बच्चों इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आता है तो हम इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी कि शॉर्ट टर्म का पीरियड लगा लो, 1 साल के अंदर अंदर वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन को, यानी कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन फैक्टर्स के बारे में अब हम ध्यान लगाएंगे, किन फैक्टर्स के बारे में हम सोचेंगे, कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या हम सोचेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं उस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को, ठीक है, इंप्लीमेंट करने में क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजन, इट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो उसको इन्वेस्ट करने में क्या फैक्टर्स हमको कंसिडर करने हैं। सबसे पहले है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमको देखना है
कि जब हम किसी न्यू लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने समय बाद वो लैंड हमको अर्निंग प्रोवाइड करेगी, कितने टाइम के बाद उससे रेगुलर इनकम आना चालू हो जाएगी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते ही इसलिए हैं कि हमको रिटर्न मिले। तो हम ये सोचेंगे कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने समय बाद हमको हमारी अर्निंग होना स्टार्ट हो रही है, और उस टाइम पीरियड में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको अर्निंग चालू हो रही है, उस टाइम पीरियड में हमारा कितना रेगुलर पैसा लगते जा रहा है। बच्चों एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर आप मान लो कार परचेज करते हो तो कार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, रेगुलर पेट्रोल बनाना पड़ता है, रेगुलर इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो वो क्या है, कितना कैश फ्लो हो रहा है, यानी कितना कैश आउट हो रहा है और कितना कैश इन हो रहा है, उसको हमको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मुझे बताओ कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पता चल रहा है कि जो उसमें रिटर्न हमको मिलेगा वो सिर्फ हमको 50,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा टोटल मिला के। तो हमको लगा कि यार हम इतना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, लेकिन हमको रिटर्न 50,000 रुपए का मिल रहा है, तो हमको क्या लगेगा, छोड़ रहे यार, इस डिसीजन को छोड़, रहने दे। तो अगर ROI कम होगा तो डिसीजन रिजेक्ट हो जाएगा, ROI ज़्यादा होगा तो डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये आप याद रखना। थर्ड है रिस्क। मुझे बताओ आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिस्क है, ठीक है ना, बिजनेस रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क हो सकती है उसके अंदर, है ना। जो मैनेजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर हो सकता है कि तो आपका 1 करोड़ रुपए पूरा डूब जाए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा रिस्क है तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे कम रिस्क है, रिटर्न ज़्यादा है, वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है, कुछ उसके पास वर्किंग कैपिटल, कुछ पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर पाएगा। मुझे बताओ, मैं आपसे आके बोलूं कि आपको लैंड खरीदनी है क्या, आप बोलो कितने रुपए की लैंड है, मैं बोलूँ 15 लाख रुपए की लैंड है, तो आप उसको खरीदोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपके पास अभी कैश नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रखना। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मुझे बताओ, बिजनेस इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, उसकी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं है, उसकी अभी ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है। हमने पढ़ा था ना बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं है। तो अगर उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ ही नहीं है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी भी फंड्स के अंदर, ठीक है। वो अभी सर्वाइव कर रहा है, जो पैसे उसके पास हैं, बिजनेस के पास हैं, उस पैसे से वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को निकाल रहा है, प्रॉफिट भी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको वो वापस इन्वेस्ट कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन को, किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, किस तरीके के हमको डिसीजन लेने होते हैं। हमने 3 डिसीजन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें फर्स्ट डिसीजन जो कि इन्वेस्टिंग डिसीजन है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंशियल लिवरेज 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसी सैटरडे आपकी वीडियो इस चैनल के ऊपर ड्रॉप हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लाइक शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके बताओ, या फिर बायो में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, पर्सनल मुझसे बात कर सकते हो। बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपने अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से देख ली होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।